नमस्कार मित्रों, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति इसी प्रकार प्यार बनाए रखें। तो हम लेकर आ चुके हैं, लगातार इंग्लिश से जुड़े कंटेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह बना के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम। उनको पहले बना रहे हैं, फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप भी इसको प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट ली है। अपना इंग्लिश में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट को ले रहे हैं हम, जो है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या कंडीशन है, उसके संदर्भ में है ये। तो पहला प्रश्न है हमारे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की प्रकृति क्या है। तो इसका जवाब इस प्रकार देंगे हम। हमारा जवाब बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। इंग्लिश इज़ ए मोर एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, इंग्लिश इज़ ए मोर एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इट हैज़ इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है और भविष्य काल भी। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दोस्तों ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो ये हमने शॉर्ट में इंग्लिश की नेचर देखा है। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ पूरा ही वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट में क्या। तो देखिएगा अगला प्रश्न, व्हाट डू यू नाउ अबाउट NCF 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 2005 के बारे में आप क्या जानते हो, एक्सप्लेन करना है। तो इसका जवाब इस प्रकार लिखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ए फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है, डेवलप्ड बाय NCERT द्वारा विकसित की गई फ्रेमवर्क है NCF, जिसमें NCF का पूरा नाम दोस्तों है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और NCERT का है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इनका फुल फॉर्म पर भी ध्यान रखिएगा। और आगे देखिएगा इसको, प्रश्न के जवाब को, कि इट्स अटेंशन टू व्हाट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ। इसमें फोकस किया गया है या अटेंशन किया गया है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाए, क्या सिखाना चाहिए और किस विधि से, किस मेथड से सिखाना चाहिए। ये NCF में इस बात पर बल दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी स्किल डेवलप होते हैं ये भी जान लेते हैं साथ में। तो इसमें फर्स्ट है डेवलप एबिलिटी टू लिस्टन एंड अंडरस्टैंड। सुनने और समझने, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी डेवलप होती है। सेकंड है डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत विकसित होती है। थर्ड है डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव संवाद स्थापित करने की कला कौशल विकसित होता है। फोर्थ है इम्प्रूव थॉट, बहुत ओरली दोस्तों, ऑर्डरली नहीं, ओरली यानी मौखिक, एंड राइटिंग। तो इम्प्रूव होते हैं हमारे विचार मौखिकली और लिखितली, दोनों ही रूपों से। एबल टू यूज ऑफ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी का प्रयोग करना सीख जाते हैं। ये सब NCF के पाठ्यक्रम के अंदर हमारे स्किल डेवलप होती हैं दोस्तों। अगला है टू डेवलप सेंसिटिविटी इन कल्चर एंड हेरिटेज, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के प्रति हम संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उससे। अगला है एबल टू रिफाइन देयर लिटरेरी सेंसिबिलिटी, साहित्य से जुड़ाव, रिफाइन, एबल टू। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड फॉर लर्नर्स इन राजस्थान अबाउट इंग्लिश। तो हमें यह बताना है कि राजस्थान के जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनके लिए इंग्लिश सीखते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम से, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का बहुत ही सटीक और प्रभावी आंसर देना हमें। इसका उत्तर होगा हिंदी इज़ आवर मदर टंग। क्या है दोस्तों, हिंदी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है। सो हम क्या करते हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो हिंदी स्पीकिंग, हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट के सामने इंग्लिश सीखते वक्त कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई डिफ़िकल्टी आती हैं, जिनमें हम नीचे डिफ़िकल्टीज़ को दर्शा रहे हैं। इनमें आप वर्णनात्मक ढंग से भी लिख सकते हो, ये एक तरह से पॉइंट है, ये आपके लिए हिंट है, इसको आप बढ़ा करके लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ गुड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। लैक यानी अभाव है यहाँ पर इंग्लिश के अच्छे अध्यापकों का अभाव है दोस्तों।
ऐसा नहीं है कि अध्यापक है नहीं, लेकिन कमी है, कम मात्रा में है, लैक ऑफ गुड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। सेकंड है नो गुड मेथड्स, जो भी हम टीचिंग के मेथड्स यूज लेते हैं वो उपयोगी, इंटरेस्टेड, रुचिकर नहीं है, इसके कारण भी इंग्लिश सीखने में परेशानी होती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का भी अभाव है, सहायक सामग्री टीचिंग एड्स का अभाव है, जो टीचिंग को प्रभावी बनाते हैं उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है द टीचर्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लासरूम, टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाने के लिए ही इंग्लिश का यूज़ करते हैं, क्लासरूम में आम बोलचाल में इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं, इस कारण उनको इंग्लिश सीखने में डिफ़िकल्टी रहती है। और लास्ट है इसमें क्या, स्कूल डू नॉट हैव टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, स्कूल के पास, जो कि ग्रामीण अवस्था में हमारे स्कूल है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उसका कारण भी हमारे राजस्थान के जो नए लर्नर्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इंग्लिश सीखने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नाउ अबाउट द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। भारत में जो बहुभाषिकता है अर्थात एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जहाँ पर क्षेत्र अनुसार भाषाएं बदलती रहती है, उसकी प्रकृति क्या है मल्टीलिंगुअल नेचर की भारत में। इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, दोस्तों मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषिकता का भारत में क्या नेचर है ये समझाना है अपने को। तो इसमें होगा इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल, मल्टी सोसाइटी सोशल एंड मल्टी जियोग्राफिकल इन आवर कंट्री। तो दोस्तों हमारी कंट्री में बहुभाषिकता, बहुत सारे धर्म और बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे समाज और बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो बहु विविधता भरी हैं। तो इसमें हमारे भाषाई क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो बहुभाषिकता, इंडिया नीड ए लिंक लैंग्वेज, तो भारत को एक लिंक लैंग्वेज जो सभी भाषाओं वालों को एक साथ जोड़ सके, एकता के लिए ज़रूरत पड़ी। तो द सेंसस ऑफ इंडिया 1971, भारतीय जनगणना 1971 के अनुसार रिवेलेटेड दैट 380 लैंग्वेज, 380 भाषाएं और वेरियस मदर टंग्स बहुत ज़्यादा मातृभाषाएं आर स्पोकन इन इंडिया, भारत में बोली जाती हैं। ये जनगणना 1971 के अनुसार आंकड़े हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुके होंगे या बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका होंगे इनमें, तो आप लेटेस्ट आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो। सो वी नीड इंग्लिश फॉर ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। तो बहुभाषिकता के समाधान के रूप में हमें ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए इंग्लिश का यूज करने की ज़रूरत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आप बहुभाषिकता को और अच्छे से समझा सकते हो अपनी दृष्टि से कि बहुभाषिकता किस प्रकार उपयोगी है भारत में और किस प्रकार उनको सभी को स्थान दिया गया है उचित। अगला है राइट हिंदी ट्रांसलेट फॉर द फॉलोइंग सेज। तो दोस्तों कुछ कहावतें हैं जिनको हिंदी का समानार्थी इक्विवेलेंट्स अर्थ में प्रस्तुत करना है। जैसे फर्स्ट है माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट को हिंदी में जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दूसरी कहावत है एज यू सो सो सेल यू रीफ, इसका हिंदी में हो जाएगा जैसा बोवोगे वैसा ही काटोगे। तो ये हो गई अपनी दो कहावतें जिसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट आ सकता है, आपको हिंदी देकर इंग्लिश पूछ सकता है, इंग्लिश देकर हिंदी पूछ सकता है। अगले में हमने दो कहावतें और इंक्लूड की हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका हो जाता है इंग्लिश में ए बेड वर्क मैन क्वारल्स विथ द टूल्स। ए बेड वर्क मैन होता है वो संसाधनों के साथ या संसाधनों की गलतियां बताता है अपने दोस्त को बताने की बजाय। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अर्थात घर के लोगों का महत्व कम होता है। तो अगला क्वेश्चन है अपने व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। दोस्तों जब हम भारत के अंदर अंग्रेजी के इतिहास को पढ़ते हैं तो प्लासी का युद्ध भी पढ़ते हैं। जो प्लासी का युद्ध होता है वो 1757 में होता है। दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है।
अगला प्रश्न है व्हाट डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इन कलकत्ता एंड बनारस। भारत में कलकत्ता और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या खोले। तो इसमें कॉलेजेस खोले कलकत्ता और बनारस, मद्रास इन कलकत्ता एंड संस्कृत कॉलेज इन बनारस। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स की स्थापना की। अगला प्रश्न है व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। भारत आज़ाद कब हुआ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका जवाब लिख देना इन 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकम फ्रीडम। अगला प्रश्न है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे प्रश्न है तो देखिएगा। व्हेन डिड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। भारत में नया संविधान, नया नियम कानून कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसके अंदर कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा या कौन सा पार्ट और इंक्लूड करना चाहिए था। और अगला प्रश्न है अपने वो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये प्रश्न आपको आसान लगेंगे क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। अगला प्रश्न है फ्रॉम विच क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश स्टार्ट इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी क्लास से इंग्लिश की टीचिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। राजस्थान में पहले ही क्लास से भी बच्चों को इंग्लिश की बेसिक नॉलेज दी जानी शुरू हो जाती है, अर्थात अल्फ़ाबेटिक है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, ये बेसिक नॉलेज स्कूल की प्रारंभिक क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी दिया जाना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान ऑन कॉलेज लेवल। कि राजस्थान में कॉलेज स्तर पर इंग्लिश टीचिंग की क्या कंडीशन है। तो इसमें बताना है कि इंग्लिश इज़ कंपलसरी इन फर्स्ट ईयर। दोस्तों प्रथम वर्ष होता है ना, अपने ग्रेजुएशन हो चाहे डिप्लोमा डिग्री हो, वहाँ पर कंपलसरी किया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो ये राजस्थान में हाई लेवल एजुकेशन में इंग्लिश की कंडीशन है, इस प्रकार हम इंडिकेट कर सकते हैं इसको। नेम द इंडियन वो एडवोकेटेड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया बिफोर 1834। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है बिफोर 1834 मतलब 1834 बिफोर इंडिया में कौन है व्यक्ति ऐसा जिसने वकालत की कि इंग्लिश शिक्षण भारत के लिए ज़रूरी है या भारत में होना चाहिए भारतीयों के डेवलपमेंट के लिए। तो यह व्यक्ति था राजा राममोहन रॉय, जिसने इंग्लिश की शिक्षण के लिए भारत में वकालत की, उनका पक्ष लिया इंग्लिश शिक्षा का। तो अब दोस्तों दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन कब आया। तो 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन की प्रोसेस चलती है। अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो उनमें से 64 से 66 में से कोई एक ऑप्शन आएगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन या मतलब एक लाइन वाला क्वेश्चन आता है रिटन क्वेश्चन, तो उसमें आपको 1964 से 66 कर देना है। अगला है NPE। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन दोस्तों। और एक है NCF, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क हो जाता है उसका। एक है NCERT, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाता है उसका। अब देखते हैं NCF 2005 क्या है। तो NCF 2005 से प्रश्न बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें से प्रश्न आ सकता है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं इसमें से प्रश्न। NCF को समझते हैं 2005 का। NCF किस चीज़ पर फोकस कर रहा है दोस्तों। NCF 2005 फोकस ऑन द एडवांटेज ऑफ बाईलिंगुअल मल्टीलिंगुअलिज्म एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड practicing multilingualism. It views the three language formula as an attempt to address the challenges and opportunity of the linguistic situation in India. तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि 2005 में जो योजना ये पाठ्यचर्या से संबंधित ये एक्ट जारी हुआ NCF, उसमें मेन फोकस किया गया वो था बहुभाषिकता पर। बहुभाषिकता से बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात बहुत ही मजबूती के साथ फोकस किया गया
और बहुभाषिकता की प्रैक्टिसिंग के व्यू को देखा गया और 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया। क्या दोस्तों? 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें एक मातृभाषा जो उस क्षेत्र लोकल की भाषा है उसको प्रधानता दी गई, सेकंड हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को कंपलसरी किया गया, जो कि समानता एकता स्थापित करने के लिए ज़रूरी थी। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी थी बहुभाषिकता के लिए। तो एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो एनसीएफ 2005 में निम्न फॉलोइंग गाइडलाइंस दी गई, निम्न निर्देश जारी किए गए, जिनको पढ़ते हैं और आप एग्ज़ाम में इसको लिखना ज़रूर आए। तो पहला है कि लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी मल्टीलिंगुअल नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफर्ड टू चिल्ड्रन बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजी दैट वुड यूज द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज ए रिसोर्स। हमें बहुभाषिकता को किसी नंबर्स के आधार पर या एक परेशानी के आधार पर नहीं देखना है, हमें बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखना है कि बहुभाषिकता अर्थात अन्य भाषा जानने वाले बालकों से हमें उनकी भाषा सीखने का अवसर मिलता है, तो उनको एक रिसोर्सेज के तौर पर, एक संसाधन के तौर पर देखना है क्लासरूम में। अगला इंस्ट्रक्शन है होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन शुड बी द मीडियम ऑफ लर्निंग इन स्कूल। जो बच्चों की होम लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका प्रयोग करना है हमें बच्चों को पढ़ाने में, लर्निंग करवाने में, स्कूल में उसका माध्यम के रूप में प्रयोग करना है। अगला है इफ ए स्कूल डज नॉट हैव प्रोविजन फॉर टीचिंग इन द चाइल्ड्स हैव होम लैंग्वेज एट द हायर लेवल्स। अगर कोई स्कूल उच्च लेवल पर, उच्च स्तर पर होम टंग अर्थात मदर टंग में एजुकेशन नहीं दिलवा पाता है, प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, तो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट स्टिल बी कवर्ड थ्रू द होम लैंग्वेज। अगर हाई लेवल में नहीं प्रोवाइड करवा पाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल है ना, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर आपको मातृभाषा में शिक्षण देना होगा, क्योंकि बच्चे उसी भाषा को अच्छे से समझ पाते हैं, उसी भाषा के माध्यम से वो सीख पाते हैं। थ्रू द होम लैंग्वेज इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी ऑनर द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। हमें बच्चे की मातृभाषा का, घरेलू भाषा का सम्मान करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, उसके विचारों का समर्थन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये था आज का वीडियो यूनिट फर्स्ट से, जो पार्ट सेकंड की थी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर इंग्लिश की भारत में क्या स्थिति है इसके बारे में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार विजिट किया है तो अपने लिए BSTC से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट गाइडलाइन, कंटेंट और जो BSTC से जुड़ी सूचनाएं आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।